बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। वो भाग रहा था। सहरा की तपती जानलेवा रेत पर उसका दिमाग सिर्फ एक ही ऑर्डर दे रहा था, रुकना मत। अगर एक लम्हे के लिए भी रुके तो मौत यकीनी है। पीछे मुड़कर देखना भी मौत को दावत देना है। फिर वो भागते भागते जैसे गिर पड़ा, अंगारे की माने तपती रेत पर। उसका दिल बेतरतीब अंदाज से धड़क रहा था, बिल्कुल जीरो बम की तरह तेज तेज सांस लेते हुए उसे लगा जैसे उसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है और जैसे अजल का फरिश्ता उसकी तरफ बढ़ रहा हो, जैसे रूह जिस्म की कैद से आजाद होने को हो, दुश्मन उसके सर पर पहुंच चुका हो। उसने आंखें बंद की। तन्हा बेयारो मददगार एक नौजवान मौत की अंधी वादियों में दाखिल होने के लिए तैयार था, मगर फिर मोजा हुआ कि बादलों ने आसमान की नीली फिजा को अपनी लपेट में लिया और फिर उसे लगा जैसे वो बारिश में भीग रहा है। रेत ठंडी होने लगी। उसने आंखें खोली। बारिश मुनासिब अंदाज से जारी थी, अलबत्ता उसके पीछे कुछ मौजूद न था। सहरा खामोश और तन्हा उसका मुंह चिरा रहा था। उसने सुकून का सांस लिया, जैसे वक्ती हमला टल गया हो। फिर बारिश के बरसने का सिलसिला शुरू हुआ। थोड़ी बहुत कम मिसन चली। एक चीज उसे हैरान कर गई, दुश्मन टल गया। बारिश अच्छी हुई, उसे सुकून का बहाना मिला, मगर कैसे और क्यों कर? ये मौत सा ही हुआ था कि वो यकीनी मौत से बच निकला था। वो उठ खड़ा हुआ। उसका सांस बहाल हो चुका था, मगर रेत पर चलना दोबर था। वो उठा ही था कि फिर औंधे मुंह रेत पर आ गिरा। फिर उसे रेत में गहरा घड़ा नजर आया, गहरा, अंधा, खौफनाक घड़ा जो बिल्कुल अंदर की जानिब बहुत नीचे तक चला गया। उस जगह वाज़ेह अल्फाज में कुछ लिखा था। रेत की नरम सतह पर 1994 के अल्फाज हिंदी की सूरत में वाज़ेह पढ़े जा सकते थे। वो काफी देर तक उस खौफनाक गड़े को देखता रहा, फिर एक झटके के साथ उठ खड़ा हुआ। 1994 का मतलब उसकी महदूद अकल से बाहर था। सबका लाडला और प्यारा आदिल मुराद हॉस्टल से वापस आया तो जैसे ईद का समा बन गया। वो गाड़ी से उतरा तो करीब खड़े सबने उसे खुशामदीद कहा। उसकी खुशी में मुराद वल्ला को बेहतरीन अंदाज में सजाया गया। पूरे 2 माह के बाद आया था वो अपने घर। मुराद अली बिजनेसमैन, रक्षंदा मुराद बीवी, दादी और आदिल मुराद लोग बहुत कम मगर मोहब्बतों से लबरेज। जब वालिद मुराद अली ने फैसला किया कि आदिल मुराद शहर जाएगा और हॉस्टल में क्याम करेगा तो वालदा रक्षंदा मुराद रोने को आई। बहुत अरमान थे बेटे के। अपने दिल में कई वहम और वसवसे थे दिल में, मगर जैसे तैसे उसे हॉस्टल में शिफ्ट होना पड़ा। शहर की अपनी जिंदगी, कॉलेज की अलग फिजा। आदिल उससे बहुत जल्द मानूस हो गया था। उसे अपनी तरह के परदेसी दोस्त मिल गए थे। तारुफ हुए, रूममेट बहुत अच्छे मिले। गर्ज चंद ही दिनों में खूब जमने लगी। परदेश में दिल लगाने के लिए दोस्त बनाने लाजमी होता है, वरना एक एक लम्हा काट खाने को दौड़ता है। एक नई जिंदगी और ख्वाबों का सिलसिला शुरू हो गया। नई जिंदगी, नए ढंग रंग और धड़कन के साथ खुशबू और बहार के रंगों के साथ, बरसात के मौसम में भीगने के एहसास के साथ, शायरी की जुबान बोलते लहजों की तरह, नरम ठंडी घास के पुरलुत्फ एहसास के साथ, बारिश के बाद की ठंडी हवा के एहसास के साथ, जिंदगी में खुशी और मोहब्बत के हसीन जज्बात के साथ उसे एक एहसास मिला जो उसे फिजाओं की वसतों में उड़ाता चला गया, जो उसे हिमालय की बुलंदी से ऊंची और समंदर की मौजों की माने तेज लगा। खुमा तबस्सुम एक मुकम्मल जिंदगी का एहसास, एक जुगनू, एक रोशनी, एक दिया था उसके लिए जो खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर तबस्सुम उसकी जिंदगी में बहार की तरह आई और दिल की जिंदगी सैराब हो गई। जिंदगी जीने का मजा ही अलग था। बरसात के भीगे रोमांटिक मौसम में वह यूं ही मौसम एंजॉय करने सड़क पर आ निकला था। उसके पास उसकी अपनी बाइक थी। वो होले होले ठंडी हवा में आगे बढ़ा था। हॉस्टल सारा खाली पड़ा था। उसे भी मस्ती करने का जुनून चढ़ा। सड़क पर लोग थे, खास तौर पर करीबी चौर पर रक्श था। बारिश के बाद लोग अमूमन बाहर निकलते हैं, कुछ अकेले, कुछ फ्रेंड्स के साथ और कुछ फैमिली के साथ। वो बाइक लिए जा रहा था कि अचानक बादल गरजे। जो बारिश रुक चुकी थी दोबारा फिर से शुरू हो गई। ये शदीद बारिश थी। वो भी वापसी का प्लान बनाने लगा कि उसके सामने एक दोशीजा टूटे सैंडल मगर परेशान सूरत नजर आई। वो गुलाबी जोड़ा पहने, दिलकश चेहरा लिए मासूम सी लड़की उदास आंखों में हैरानी लिए फुटपाथ पर तन्हा खड़ी थी।
आदिल का दिल भी नाजुक था। दिल में नरम गोशे का एहसास जागा, लेकिन फिर ख्याल आया कि बेहतर नहीं, क्या समझे, इतबात का जमाना नहीं, लोग तहा तहा से सोचते हैं। मगर न जाने कौन सी कसर थी जिसने उसे मजबूर किया। बारिश जोर पकड़ चुकी थी, सड़क वीरान थी। कुछ देर इंतजार करता रहा कि उसका कोई जाने वाला आ निकले और उसे घर ले जाए। एहसास के तहत उसने ख्याल आया कि अगर कोई तन्हा इस सड़क पर इस मौसम में खड़ा हो तो उसे क्या करना चाहिए। मदद, सिर्फ मदद, चाहे जो कोई कुछ भी सोचे। वो सोच ही रहा था कि लड़की उसकी जानिब आने लगी। वो परेशान सूरत लिए करीब आई। सुनिए, खूबसूरत सी आवाज मगर कुछ हद तक घबराई हुई। जी, वो बोला। अगर आप गलत ना समझे तो प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दें। मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। आप अजनबी हैं मगर आप पर एतबार किया जा सकता है। वो बोली। शोर, आप मुझे रास्ता बताएं, मैं आपको बताती रहूंगी। अगर मेरी माँ बीमार ना होती तो आपको कभी तकलीफ ना देती। कोई बात नहीं। वैसे आप यहाँ कर क्या रही थी? पढ़ती हूँ, आज पॉइंट मिस हुआ। भाई तो कोई है नहीं जो के लेने आता। और अब्बू? उसने पूछा। अब्बू तो इस दुनिया से कब के चले गए। वो उदास से लहजे में बोली। सॉरी, मैंने आपको दुखी कर दिया। वो रास्ता बता रही थी। वो ड्राइव करता जा रहा था। आदिल को वो सफर खुशबू का सफर लगा। एक अजीब सा एहसास था। उस हमसफर के साथ दिल की घंटी बजी। आवाज आई, काश ये सफर कभी भी खत्म ना होता। बस बस यही है मेरा घर। एक रिहायशी इलाके में उसने बाइक रुकवा दी। मेरा घर थोड़ा आगे है। इस खलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं आपको अपनी अम्मी से मिलवाऊं। नो थैंक्स, फिर कभी। अपना ख्याल रखा करें। जमाने पर एतमाद करना थोड़ा सा मुश्किल है। वो उसे बगौर देखते हुए बोला। जी बिल्कुल, मैं चलती हूँ। अम्मी की तबीयत खराब होगी मेरी वजह से। जरूर, वो बोला। वो जाने लगी। उसका दिल चाहता था कि खुदारा रुक जाओ, मत जाओ। सुनो, फिर कब मिलोगी? मिलोगी भी सही या सहरा में तन्हा छोड़ दोगी? उसके दिल में हजारों सवालात थे। वो चली गई थी मगर बेदहानी में उसकी एक पतली सी किताब नीचे गिर पड़ी थी। आदिल ने किताब उठाई। सुनिए, आपकी बुक रह गई है। मगर वो जा चुकी थी। रहने दो ना, एक निशानी तो हाथ लगी, मत वापस करो। एक आवाज आई दिल से। हाँ रहने दो, किताब ही तो है। उसने बाइक स्टार्ट की। आगे एक नए एहसास और ख्याल के साथ चलने लगा। 2 दिन तक दिल की बस्ती खुश रही। तीसरा दिन उसे उदास कर गया। लेकिन क्यों? उसका दिल बेचैनो बेकरार क्यों था? उस दिलरुबा, हसीन मगर मासूम और पाकीज़ा चेहरे को एक नजर देखने को दिल बेकरार था। क्लास में कई हसीन फैशनेबल लड़कियां थी मगर आदिल ने कभी किसी को दिल में एंट्री ना दी थी। बहुत सी लड़कियां उसकी वजाहत पर जान देने को तैयार थी मगर दिल का एहतियार क्या। वो उदास था मगर पुर उम्मीद भी। वो मिलेगी, जरूर मिलेगी। एक ही शहर, एड्रेस भी मालूम था मगर सिर्फ एक ठोस जवाब सामने आना था। वालिदैन ने उसे आला तरबियत से नवाजा था। उसकी आला सोच उसे वहां जाने से बाज रख रही थी। मत जाओ सर, अब के पीछे। उसने लिफ्ट ली। तुमने मदद की। मजबूर और बेकस लोगों की दुआ काफी होती है। वो सिर्फ माँ बेटी हैं। किन हालात में जिंदगी गुजार रही होंगी कुछ मालूम नहीं। फिर मेरा वहां जाना कितना मायूब लगेगा। मोहल्ले के लोग लड़की के मुतालिक गलत बात करेंगे। नहीं, उससे प्यार है तो इंतजार करो, कुदरत खुद ब खुद मिला देगी। मगर कब तक? इन्हीं सवालों के दौरान उसने अलमारी से किताब ढूंढी। उसकी गिरी हुई किताब जो उसने बतौर निशानी उठाई थी। उसने पहला वर्क पलटा। पहले सफे पे लिखा था हुमा तबस्सुम और नीचे फोन नंबर दर्ज था। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वाओ, क्या इत्तेफाक है। फिर कुछ सोचकर उसने कॉल मिलाई। नंबर पुश करते हुए उसका दिल बेतरतीब तरीके से धड़क रहा था। जिस्म कांप रहा था और दिमाग माऊफ था। पहली कॉल पर जवाब मौसूल ना हुआ। उसने मजीद 2 कॉल्स मिलाई मगर नंबर शायद अजनबी था जिसकी वजह से कॉल मौसूल ना की गई। तो उसने एक पैगाम टाइप किया। हेलो, आपकी किताब बारिश वाले दिन गिर गई थी। मैंने उठाई, आपको पुकारा भी था मगर कुछ फायदा ना हुआ। उसने मैसेज सेंड कर दिया। चंद लम्हों के बाद मैसेज रिसीव हुआ। ओ तो ये आप थे, मैं समझी कोई तंग कर रहा है। उसने डरते डरते कॉल मिलाई। हेलो, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ इस्तराबी कैफियत थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का एहसान है। असल में आपकी किताब उस दिन गिर गई थी। आपको आवाज भी दी मगर आपने सुना नहीं। ओ सॉरी, कोई मसला नहीं। और फिर एक नई दोस्ती का आगाज हुआ। 2 धड़कनें करीब आई। हुमा तबस्सुम अपनी माँ के साथ रहती थी। बहुत जल्द दोनों को महसूस हुआ कि जिंदगी अगर साथ गुजारी जाए तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि मिजाज और दिल दोनों एक रास्ते पर गामजन थे। आदिल मुराद अपने घर आ चुका था। सभी खुश थे। सबने एक साथ खाना खाया मगर एक बात वाज़ेह महसूस की जा सकती थी कि आदिल मुराद कुछ परेशान था।
उसकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी थी। अब उसे अपने मुस्तकबिल के लिए बिजनेस को देखना था या विलायत जाना था आला तालीम हासिल करने के लिए। मगर जब से वो यहाँ आया था इन दोनों मौज़ूआत पर बात ना हो सकी, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे वो किसी जहनी परेशानी में मुब्तला था। उसकी वालिदा और वालिद ने इस चीज को वाज़े महसूस किया। खाने की मेज पर वो खामोश रहा। अभी 2 माह पहले वो खशाश पिशाश घर आया था। उसके चेहरे पर परेशानी नाम की कोई चीज ना थी। बाबा की जान और सबका लाडला बातों में सबसे आगे था। दिल का साफ और हमदर्द, जाने किस कुर्ब में मुब्तला था जिससे सभी नावाकिफ थे। वो खाना खाने के बाद अपने घर से दूसरे कमरे में आया। आजकल आदिल कुछ परेशान है, आपने नोट किया? हाँ, वक्ती गम कोई या फिर मसला होगा। 4 माह शहर में रहकर आया है, बहुत से फ्रेंड होंगे, दोस्तों से बिछड़ने का गम होगा, फिक्र मत करो। उसके वालिद बोले, ऐसा ही हो, खुदा करे। मेरा बच्चा कितना कमजोर और परेशान है, खुदा जाने क्या मामला है, वालिदा बोली। आदिल अपने कमरे में वापस आया था। उसका दिल खौफ से भरा हुआ था, जैसे कुछ गलत होने वाला था। वो बेबसी के आलम में बेड पर गिर गया। उसे माजी के हालात असबर थे। कौन क्यों उसे मारना चाहता है, कौन हर रोज उसे ख्वाब में आता है। तभी उसे 2 माह पहले की हालात याद आने लगे। जिंदगी मुतमिन और खुशगवार थी। खुमा तबस्सुम ने भी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। खालिस और पाकीज़ा मोहब्बत यादगार लम्हात का मौजब बनती है। जब सिर्फ रूह से प्यार हो तो जिंदगी गुलजार बन जाती है। खुमा तबस्सुम MBA में थी, जबकि आदिल का भी फाइनल ईयर था। दोनों की मोहब्बत अरूज पर थी। इस मामले में दोनों ने अपनी फीलिंग्स को आगाह कर दिया। लड़की मुनासिब और अच्छी थी। तय ये पाया कि दोनों की तालीम के बाद शादी कर दी जाएगी, मगर मामलात खराब हो गए, जिसका सिर्फ 2 लोगों के सिवा किसी को इल्म न था। राफी का ताल्लुक अमीर घराने से था, मगर तालीम याफ्ता होने के साथ फहमो फराहस भी आला थी। सुलझा हुआ और आला इक्तदार का मालिक, वो एक मुकम्मल वजाहत से भरपूर नौजवान था। चाचा ने पाला पोसा, आला तालीम दिलवाई, फिर वालिद की जायदाद का हिस्सा मिला, जिसे उसने हर्ष करके एक शानदार बिजनेस फिल्म का हिस्सा बनाया। बिजनेस दिन रात मेहनत के बायस अरूज पर जा पहुंचा। ले दे के था उसी का कौन, चचा चाची उम्र के उस हिस्से में जो सिर्फ दुआएं देने के लिए थे। वालदेन तो बचपन में ही चल बसे। एक खौफनाक कार हादसे में दोनों चल बसे, मगर वो बच निकला। वो आज भी इस खौफनाक हादसे की धुंधली यादों को रिवाइंड करता तो बेइख्तियार कलेजा मुंह को आ जाता। उसे एहसास होता जैसे एक और वजूद था जो उसके साथ जिंदा बचा था। कौन था नन्ना सा वजूद, चंद माँ का मासूम वजूद? कौन था वो? उसकी बहन नन्नी सी। चाचा जी, इस हादसे में हम कितने लोग थे? 4 लोग, माँ बाप, तुम और तुम्हारी बहन। तुम्हारी बहन चंद माह की थी, हमें हादसे वाली जगह पर मिली न थी। उसका कुछ पता न चला, हर जगह ढूंढा, मगर न जाने कौन ले गया उसे। चचा ने बताया, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बहन, जिंदा भी होगी या फिर मर गई होगी। नहीं, मगर मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा होगी। वो मुझे बुलाती है चचा, मेरा दिल कहता है वो मेरे पास पास ही है, मगर कैसे पहचानूंगा? चचा जी, कोई निशानी तो होगी, प्लीज मेरी मदद करें, मैंने उसे ढूंढना है। हाँ, एक निशानी है, उसकी गर्दन पर और बाएं पास 2 काले तिल थे। मैं ढूंढूंगा उसे, हर जगह ढूंढूंगा, कहीं तो मिलेगी। उसका इरादा वाकई पुख्ता था, चट्टानों जैसा मजबूत इरादा। उसे वो दिन याद आ रहा था जब होटल में तबस्सुम उसके साथ डिनर कर रही थी। शादी के बाद हनीमून मनाने कहाँ लेकर चलोगे? वो बोली, जहाँ दिल करेगा, जहाँ तुम चाहोगी चले जाएंगे। मुझे शुमाली इलाका जात पसंद है, खुली फिजा, सरसब्ज ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बर्फ से ढकी चोटियाँ। वो कहने लगी, जरूर चलेंगे, खाना तो खा लो, ठंडा हो रहा है। उसी वक्त एक सूटी बूटी जवान अपनी टेबल से उठकर खुमा तबस्सुम की तरफ आया। उसका अंदाज अपनायत से भरपूर था। वो खुमा तबस्सुम के चेहरे को बगौर देखने लगा। उसका हाथ बेइख्तियार उसके चेहरे की तरफ चला गया। दोनों इस सूरत-ए-हाल से घबरा गए। उस अजनबी ने खुमा की गर्दन को गौर से देखा। उसी लम्हे आदिल का हाथ खुमा और अजनबी के चेहरे को सुर कर किया। बदतमीज, बेशरम आदमी हो तुम। खुमा खुद परेशान थी। अजनबी के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई और वो मुस्कुराहट उसे महंगी पड़ी। आदिल ने गरम सालन का ढूंगा अजनबी के चेहरे पर दे मारा। अजनबी सिसकी भरने लगा। मिर्ची उसकी आंखों में जा चुकी थी। वो चीखने लगा और फिर खुमा का दिल धड़कने लगा। कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता अंदरूनी था जिसने उसे जकड़ लिया। खुमा ने पानी का गिलास उठाकर अजनबी को पुकारा ताकि अजनबी पानी से अपना मुंह धो ले। ऐसा करने से अजनबी का मुंह साफ हो गया। अजनबी को बेइंतहा गुस्सा था, मगर उसने कोई बात न की, बल्कि शुक्रिया अदा करता हुआ चलता बना। क्या जरूरत थी उसके चेहरे पर सालन उंडेलने की? वो पूछ रही थी, कोई तुम्हारी तरफ इस्तेहा देखे? मुझे मंजूर नहीं। तुम मेरी होने वाली बीवी हो खुमा, कोई तुम्हें छुए मेरे सामने मेरे बस से बाहर है।
ठीक है, मगर इस तरह का जालिमाना रवैया अपनाना भी तो गुनाह है। यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, अगर कोई एक इस तरह का रवैया बरत रहा है तो कोई ना कोई वजह तो होगी। पता नहीं क्यों उस अजनबी के हक में वो बोल रही थी, ना चाहते हुए भी वो बोल रही थी। मैं तुम्हारी सोच से मुतफिक नहीं हूँ माँ, उसने तुमसे बदतमीजी की। मैंने जवाब दिया, अब वो आइंदा किसी को इस तरह तंग नहीं करेगा। दोनों का मौकफ ठीक था, मगर हकीकत से नावाकिफ। उसी लम्हे आदिल ने नीचे झुककर एक विजिटिंग कार्ड उठाकर जेब में डाला। उसका जहन शायद कोई अटल प्लान तैयार कर चुका था। राफी घर आया तो चेहरा बिगड़ा हुआ था। चाचा ने परेशानी से पूछा, हैरियत तो है बेटा, ये क्या हुआ? सारा चेहरा अजीब है। कुछ नहीं चचा जी, बस ऐसे ही एक गुड न्यूज है। कौन सी गुड न्यूज? चाचा ने पूछा। आज मैंने एक लड़की को देखा जिसके गर्दन के दोनों साइड पास पास तिल थे, जिस तरह आपने बताया है। मुझे यकीन है कि वही मेरी बहन है। उसका घर भी मैंने देखा। फिर उसने सारा वाकया बताया और ये भी बताया कि उसने बाद में अपनी गाड़ी में उस लड़की का ताकुब करके घर भी देख लिया। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मगर उस लड़के ने तुम्हारे ऊपर सालन गिरा के ठीक नहीं किया। लगता है वैसे तुम्हारा अंदाज ठीक ना होगा, शायद इसके लिए उसने ऐसा किया हो। चचा जी मुझे छोड़े, आप मेरे साथ अभी चले। मुझसे मजीद अपनी बहन की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। ठीक है, हम अभी चलते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई तुम ठीक कह रहे हो। आदिल मुराद का गुस्से से बुरा हाल था। उस अजनबी का नाम पता उसे विजिटिंग कार्ड से हासिल हो गया था। उसके जज्बाती दिमाग ने एक खौफनाक फैसला किया। उसका रुख वाकई राफे की घर की जानिब था। एक जोश था, गुस्सा था, जो किसी सूरत नॉर्मल होने का नाम ना ले रहा था। उसकी बाइक राफे हाउस के सामने थी। उसी वक्त एक कार राफे हाउस से बाहर निकली। उसकी नजरों ने देखा कि राफे और एक बुजुर्ग आदमी कार में सवार थे। उसने ताकुब शुरू किया। उसने मुख्तार तरीके से ताकुब किया। गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई हुमा तबस्सुम के घर की जानिब चल दी और फिर उसके दिमाग की नसें फटने लगी, क्योंकि गाड़ी हुमा तबस्सुम की गली में दाखिल हो गई थी। उसने बाइक साइड पर खड़ी की और पैदल चल पड़ा। वो लोग हुमा के घर के अंदर दाखिल हो गए थे। आखिर ये सब हो क्या रहा है, उसने सोचा। क्यों हुमा उसे धोखा दे रही है? आज सुबह भी हुमा ने उस अजनबी की साइड ली। वो क्यों ऐसा कर रही थी और अब वो उसके घर आ गए थे? एक शक उसके दिमाग में ठहर गया था, जिसने अपना शिकंजा मजबूत से मजबूतर कर लिया था। उसने अपनी जेब में एक भारी चीज को चेक किया और बिना सोचे समझे एक गलत फैसले पर पहुंच गया। दोनों फैमिलीज के दरमियान खुशी का एक रंग आकर गुजर गया। राफी ने तमाम कहानी सुनाई। उसके चचा ने भी किस्सा गोश गुजार किया तो बूढ़ी भी बोल पड़ी। मैं खेतों में काम कर रही थी कि एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी और साथ ही बच्ची जो बिल्कुल नन्ही और ना समझ थी मेरी गोद में आ गिरी। मेरी गोद वीरान थी, खुदा ने झोली भर दी थी। मैंने बाद में देखा कि साथ ही एक कार का हादसा हुआ पड़ा था। मुझे कुछ समझ न आया, मगर फिर जैसे तैसे मुझे खुशी मिल गई। बात सामने आ गई थी। उसके दोनों साइड गर्दन पर पास पास 2 तिल थे। राफी को अपनी बहन मिल गई, ये बहुत बड़ी खुशी थी। फिर उसने बताया कि वो MBA कर रही है। राफी ने आज सुबह वाले वाक़े को बताया और मुआफ़ी भी मांगी। वो लोग काफी देर तक घर के अंदर रहे। इधर आदिल पिस्टल हाथ में लिए खड़ा था। तभी वो लोग अंदर नजर आए। आदिल ने पिस्टल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। फिर एक ख्याल के तहत उसने पिस्टल में सलेंसर लगाया ताकि गोली की आवाज दूर तक ना जाए। गली सुनसान थी। सुबह का वक्त मौत जैसी खामोशी। जैसे ही वो लोग सामने आए उसने ट्रिगर दबाया। एक हल्की सी दिलखराश चीख आई। गोली ऐन सीने पे लगी और राफे बेजान होकर नीचे गिर पड़ा। ऐसा करने के बाद उसने बाइक स्टार्ट की और हॉस्टल आ गया। उसका गुस्सा अभी तक अरूज पर था, लेकिन उसने फैसला किया कि हुमा को भी जरूर मजा चखाएगा। अगली शाम वो हुमा के घर पे था। उसका गुस्सा अभी तक अरूज पर था। क्यों किया ये सब? कौन लोग थे वो जो तुम्हारे घर आए थे? कब से ये चक्कर चल रहा है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन लोग आए थे यहाँ? वो भी चीख रही। उसका माथा ठनका। भाई था वो मेरा, मार दिया किसी ने उसे। कल ही वो मुझे मिला और कल ही मारा गया। आदिल को मजीद गुस्सा आया। सिर्फ शक की बुनियाद पर उसने हुमा को थप्पड़ दे मारा। झूठ बोलती हो, तुम एक दूसरे को जानते थे। कब से चल रहा है ये चक्कर? क्यों मुझे धोखा दिया? वो धाड़ने लगा। हुमा की हालत काबिल रहम थी। वो चीख पड़ी, खुदा के लिए एक मुकद्दस रिश्ते को दागदार मत करो। मेरा भाई था, हम बचपन में खो गए थे। अफसोस, तुम्हें मरना होगा। तुम मेरे काबिल नहीं रहे। पहले तुम मरो, फिर मैं खुद को गोली मारूंगा। उसने ट्रिगर दबाया। हुमा तबस्सुम की तबस्सुम उजड़ी। सिर्फ गलत फहमी की बुनियाद पर उसने सच का गला घोंट दिया। उसने पिस्टल कनपट्टी पे रखा और ट्रिगर दबा दिया, मगर किस्मत की गोली ना निकली।
पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो रिहा कर दिया गया। सब कुछ उसके खिलाफ था, एक भी सबूत ना मिला। वो पुलिस की सजा से बचा, मगर फिर अजियतनाक और नाकाबिले बर्दाश्त अजाब तसलसल से दुचार हो गया। दिन का चैन और रात का सुकून उसे जाता रहा। वो बेसकूनी के दलदल में धंसकर माही बेआब हो गया। वो हर रोज एक ख्वाब देखता, सेहरा, दौड़ना, एक दहशतनाक सांप, एक खौफनाक आग जो उसके पीछे लगी होती थी। वो भाग रहा होता, फिर एक जगह रुक जाता, बारिश होती और फिर उसे 1 जनवरी 1994 लिखा नजर आता और साथ ही उसके नाम का कुतबा लिखा नजर आता। वो तारीख 1 जनवरी थी कि उसी रोज उसने राफे को मौत से हमकिनार किया था। वो आराम और सुकून के लिए तरसने लगा। दिल की धड़कन कभी रुकती महसूस होती तो कभी बेकाबू होकर रह जाती। प्यास की शिद्दत बढ़ जाती, गले में कांटे से चिभने लगते तो गटागट पूरा गिलास चढ़ जाता, मगर फिर कुछ देर के बाद वही अथल पथल हालत हो जाती। उसकी जिंदगी अजाब बन गई थी। जहाँ जरा आंख लगती तो वो रात के मलकचे अंधेरे में भाग रहा होता। उसकी रफ्तार इतनी तेज होती कि पूरा जिस्म सीने में शराबूर होता और फिर हड़बड़ाकर उसकी आंख खुल जाती। उस पे लर्जा तारी होता, उसका सांस धोखने की तरह चल रहा होता। फिर जैसे उसके सामने हुमा आन खड़ी होती, उसे हुमा की मुस्कुराहट याद आती। बीते लम्हे और साथ बिताए वक्त ने उसे दर्दनाक अजाब से दुचार कर दिया था। एक सुबह जब वो जागा तो उसके साथ एक अजीब वाकया हुआ। वो शावर ले रहा था कि पानी खत्म हो गया, तो वो तौलिया लेकर बाहर निकलने लगा। उसे लगा जैसे घड़ी बढ़ रही है, हबस बढ़ती गई। उसने दरवाजे से बाहर निकलना चाहा, मगर दरवाजा जैसे बाहर से लॉक कर दिया गया। इधर गर्मी की हिद्दत में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा हो गया। अजीबो गरीब कैफियत थी उसकी। पूरा वाशरूम भट्टी की तरह दहक रहा था। उसे अपना सांस रुकता महसूस हुआ और फिर जैसे दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। वो हिम्मत पैदा करके आगे निकला और फिर कुछ सांस बहाल हुआ तो जिंदगी अपनी सी लगी। पल पल के कुर्बोजियत से दो चार हालात के तहत उसकी जहनी हालत बदलने लगी थी। वो रातों को जागने लगा, मगर नींद फिर भी उसे आ दबोचती और फिर वो ख्वाब की वादी में पहुंच जाता। उस रात भी ऐसा ही हुआ, मगर फिर जब उसने आंखें खोली तो वो वाकई एक सहरा में था। सूरज तुलू हो चुका था, मगर वो सहरा में कैसे पहुंचा? उसने दिमाग पर बहुत जोर डाला, मगर हकीकत को जान ना सका। फिर दिन चढ़ने लगा, उसे भूख प्यास महसूस होने लगी। वो हैरान परेशान सहरा में भटकने लगा। धूप बहुत ज्यादा तेज थी, तमासत बढ़ती चली जा रही थी। उसे अब अपना दिमाग उबलता और जिस्म जलता महसूस हुआ। वो दौड़ रहा था हकीकत में, मगर नहीं कोई साया ना आबादी। फिर अचानक से उसे अपने पीछे एक खौफनाक और दहशतनाक सांप की फंकार सुनाई दी। वो मजीद तेज भागने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे ख्वाब में भागता था। फिर भागते भागते अचानक उसके दिमाग में आज की तारीख घूमने लगी। आज 1 जनवरी 1994 था, वही तारीख जिस दिन उसने राफे को मार डाला था, और जो ख्वाब में उसे वही तारीख नजर आती थी, आज वही तारीख थी। भागते भागते वो थककर चूर हुआ। उसकी टांगों में सकत बाकी न थी। वो लड़खड़ाया और धप से गिर गया। अब शाम का दूर दूर तक नामो निशान न था। बारिश होने लगी थी। इतनी गर्मी में बारिश उसे रहमत लगी। मौसम खुशगवार हो चुका था। वो उठा, भागा और फिर औंधे मुंह गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो सामने वही गड़ा था, कब्रनुमा, खौफनाक, फंकारते हुए खौफनाक काले सांपों से भरा हुआ था। फिर वो गड़ा खुद ब खुद गहरा होने लगा, बहुत ज्यादा गहरा। फिर उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और आवाज सुनाई दी, अफसोस, सद अफसोस, तुमने नाहक बेगुनाह लोगों को मार डाला। तुमने सच्चाई जाने बगैर मुझे मार डाला, फिर सच्चाई जाने के बावजूद मेरी बहन को मार डाला। वो आज ही की तारीख थी ना, बहुत जी लिया तुमने, अब मरो, ये सहरा ही तुम्हारा मदफन बनेगा। वो राफे की आवाज थी, मुझे मुआफ कर दो, मुझे नहीं मरना, मैं गलती पर था, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मुआफ कर दो। आदिल गिड़गिड़ाने लगा, मैं क्यों मारूंगा तुम्हें, बल्कि तुम खुद मारोगे अपने आप को। सांप की फंकार दोबारा सुनाई दी तो उस पर लर्जा तारी हुआ और किसी अंदरूनी दर्दनाक तकलीफ की वजह से वो चीखने लगा और उस जगह तेजी से लूटने लगा। फिर वो तेजी से उठा, कदम आगे बढ़ाना चाहा कि अचानक गड़े के अंदर जा गिरा। फिर किसी गैबी कुव्वत ने गड़े के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी और फिर देखते ही देखते रेत बराबर हो गई। आदिल मुराद अपने अंजाम को जा पहुंचा। अलबत्ता उस जगह रेत पर एक कुतबा खदा हुआ नजर आया, आदिल मुराद वल्द मुराद अली, तारीखी वफात 1 जनवरी 1994।